हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने आवेश और आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज को डेवलप करने की जो मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट जो रहने वाला है घर्षण द्वारा आवेशन। देखो मेनली अपने पास तीन तरीके होते हैं आवेश को उत्पन्न करने के लिए: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो फर्स्ट है अपना घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दो बॉडी है अपने पास और दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा कि ये आवेशित हो जाएगी। एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो देखेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। देखिए, जब किन्हीं दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो देखेंगे एग्जाम्पल। ये कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इस पर जो चार्ज आ जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये क्या है? ये रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है। और ये कांच की छड़ है, कांच की छड़, ठीक है। तो ये अपना एक घर्षण का उदाहरण हो गया, घर्षण द्वारा आवेशन का, जिनमें दो वस्तुएं थी अपने पास, अनावेशित वस्तुएं थी और उनको आपस में रगड़ा तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। इसके अलावा एक एग्जांपल अपने पास है, जैसे बिल्ली की खाल, या फिर अपन कह सकते हैं फर, या कई बार लिखा होता है फर और बिल्ली की चाल। ये बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल, और इसको प्लास्टिक की छड़ के साथ रगड़ेंगे तो इस पर जो चार्ज आ जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसके अलावा अपने पास एग्जाम्पल है कंघी और बालों को आपस में रगड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है, दो उचित वस्तुएं हैं उनको आपस में रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है अपना संपर्क, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि अपने पास एक अनावेशित वस्तु है और अनावेशित वस्तु के पास में एक आवेशित वस्तु लाएंगे और उसको स्पर्श करवाएंगे तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती हैं। देखेंगे इस प्रक्रिया में किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो देखेंगे आप, फर्स्ट अपने पास जो है ये एक बॉडी है, अनावेशित है। अनावेशित का मतलब आप समझते हैं उदासीन, जिसे अपन उदासीन कहते हैं। तो आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, अनावेशित के बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि उसका टोटल चार्ज जो है उस पर वो क्या है, 0। तो एक अनावेशित वस्तु है और उसके पास में एक आवेशित वस्तु लाई। अब आवेशित वस्तु जो कि धनावेशित है, अपन ने धनावेशित ले लिया है। अब क्या होगा कि इन दोनों को क्या करवाएंगे, अपन आपस में संपर्क करवाएंगे। ये अपना फर्स्ट स्टेट है जिसके अंदर अपन ने एक अनावेशित वस्तु ली है और एक आवेशित वस्तु ली है। अब क्या करेंगे कि इनको स्पर्श करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अपन ने इनको टच करवा दिया तो क्या होगा कि इस पर जो चार्ज है, इस पर जो आवेश है वो इस पर भी आ जाएगा। तो स्पर्श द्वारा इस पर आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड कंडीशन है कि एक अनावेशित वस्तु थी और उसको आवेशित वस्तु से टच करवाया तो इसमें भी चार्ज डेवलप हो गए। अब क्या होगा कि जब अपन इसको दूर दूर करेंगे तो ये इन पे आवेश आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि एक अनावेशित वस्तु ली और उसको आवेशित वस्तु से संपर्क करवाया तो दोनों जो है आवेशित हो गई। तो नेक्स्ट जो अपनी अनावेशित वस्तु थी वो आवेशित हो गई। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि संपर्क या चालन द्वारा क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंदर एक अनावेशित वस्तु होती है, उसको आवेशित वस्तु से टच करवाया जाता है
तो वो भी आवेशित हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसके अंदर एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो सिंपली अगर देखें तो क्या होगा कि एक अपने पास एक अनचार्ज बॉडी होगी यानी कि अनावेशित वस्तु, और उसके पास में एक आवेशित वस्तु लानी है, और क्या शर्त है कि आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से टच नहीं करवाना है। तो बिना टच किए हुए जो है अनावेशित वस्तु जो है वो आवेशित हो जाती है। तो वही ये प्रक्रिया है कि प्रेरण द्वारा आवेशन। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये एक बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है यानी कि अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु यानी कि इसका जो चार्ज है, सम ऑफ चार्ज वो क्या है, 0 है। टोटल चार्ज इस पर 0 है यानी कि अनचार्ज बॉडी है। अब क्या होगा कि इसके पास जो है एक अपन आवेशित वस्तु लाएंगे, ये आवेशित छड़ ला दी, ठीक है। आवेशित छड़ जो है वो अपन मान लेते हैं नेगेटिवली चार्ज है यानी कि इस पर माइनस है। तो क्या होगा कि ये जो अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी का मतलब आपको पता ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें इक्वल अमाउंट में होंगे। तो प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट में होते हैं। देखिए अब क्या होगा कि इसके अंदर आवेश जो है वो इधर प्रेरित हो जाएंगे इस बॉडी के कारण। ये जो नेगेटिवली चार्ज है इसके कारण इस पर जो है इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज को दूर करेगा यानी कि इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अपना फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन के अंदर ये वस्तु थी छड़ जिसमें नेगेटिव चार्ज था। अब क्या करेंगे अपन, ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है इस एक्स्ट्रा चार्ज को अपन भू संपर्कित कर देंगे यानी कि अर्थिंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है सिंबल किसका है, अर्थिंग का, ठीक है। तो ये क्या होता है, भू संपर्कन, यानी कि अपने पास कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उसको किसी विधि द्वारा पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाता है तो उसे अपन भू संपर्कन कहते हैं। तो देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज इससे इसमें चला जाएगा तो इसके पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पृथ्वी अपना बहुत बड़ा एक आवेश का गोला है, मतलब क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके पास क्या रह गया, ये बॉडी तो अपने पास नेगेटिवली चार्ज थी यानी कि ऋणावेशित थी, और इस बॉडी पर क्या रह गए, इस बॉडी संपूर्ण बॉडी के अंदर पॉजिटिव आ गया। तो इस प्रकार से अपने पास एक अनावेशित वस्तु थी और अनावेशित वस्तु के पास में एक आवेशित वस्तु लाई और बिना टच किए हुए, शर्त क्या है कि बिना टच किए हुए ये आवेशित हो गई। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो नेक्स्ट है विद्युतदर्शी, कि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। ये जैसे एक बॉडी है और इस पर चार्ज है या नहीं है, ये पता करने के लिए इस उपकरण से टच करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो कैसा होता है इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। ये जैसे ये हमने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जिसे अपन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। गोल्ड लीफ यानी कि सोने की पन्नी से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉर्क लगा होता है यहाँ पे, और ये मेटेलिक छड़ है यानी कि धात्विक छड़ है, और ये धात्विक डिस्क है। अब इसको एक बोतल के अंदर बंद किया जाता है और यहाँ पे भू संपर्कन बिंदु है यानी कि अर्थिंग, जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो इससे ट्रांसफर हो जाते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। अब कोई भी एक बॉडी जिस पर चार्ज है या नहीं है उसको पता करने के लिए इससे टच करवाएंगे तो क्या देखेंगे, जैसे अपन ने पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित वस्तु लाई है और उसको टच करवाया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, और क्या होगा कि इधर चार्ज आ जाएंगे। तो देखिए इधर भी धनावेश और इधर भी धनावेश, ये चार्ज जो है इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे इससे, और इस पर चार्ज आ जाएंगे तो दोनों और पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज यानी कि समान प्रकृति के हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सोने की पन्नी जो है ये यहाँ पे लगी हुई, ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने चित्र बना के समझाया है कि इस तरीके से फैल जाएगी। और ये नॉर्मली एक बॉडी है, इसको अगर टच कर रहे हैं और ये पन्नी वैसे की वैसी रह रही है, फैल नहीं रही है, तो अपन कहेंगे कि
ये बॉडी अनचार्ज है यानी कि अनावेशित है, और आवेशित वस्तु लाने पर ये फैल जाती हैं। और आवेश की प्रकृति भी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अपने पास इस पर जो चार्ज है, इस छड़ पर, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। इस पर चार्ज हमें ज्ञात है तो ही हम आवेश की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली है। मान लीजिए इस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है और एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड अपन ने इसके पास में लाई और इसको टच करवाया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इस पे तो पॉजिटिव थे ही, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। वो कैसे पता चला, ये पन्नी जो है फैल गई तो हमें पता चल गया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। वही अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है पहले से और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाई, तो उससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा। तो इससे ये टच करवाएंगे तो इस पर पॉजिटिव और इससे नेगेटिव ट्रांसफर होंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो ये चिपक जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर पॉजिटिव थे तो इस बॉडी पे क्या होंगे, नेगेटिव। तो इस प्रकार से कोई भी एक बॉडी जो है वो आवेशित है या नहीं है उसका पता कर सकते हैं हम, और आवेश की प्रकृति के बारे में इससे द्वारा पता किया जा सकता है, जिसे अपन विद्युतदर्शी कहते हैं। ये एक उपकरण है, इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट है कूलॉम का नियम। कूलॉम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो आवेश लिए और दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में एक परिभाषा दी। तो परिभाषा जो है वो देखेंगे अपन। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलॉम का नियम जो है वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए अपने पास एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी है, मान लीजिए कुछ दूरी पर है, जैसे R दूरी पर है, ये R दूरी पर स्थित है दोनों आवेश एक दूसरे से। अब इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो दूरी है ये R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखेंगे कि पहले तो अपन ये देखते हैं कि इनमें प्रतिकर्षण और आकर्षण किस प्रकार से होगा। तो मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच जो है वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी नेगेटिव है तो इसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। तो हमने देखा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन इसको फॉर्मूला के रूप में अब लिखेंगे। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो अपन ने परिभाषा देखी थी कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और ये जो बल है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है यानी कि, और ये जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि 1/r²। ठीक है, अब ये मिला के क्या हो गया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहां से हम देखेंगे कि ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपन K से डिनोट करते हैं, Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे एक जो K है जिसे अपन समानुपातिक नियतांक कहते हैं या कूलॉम नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो K जो है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, 1/4πε0। ये जो है इसे अपन ε0 से पढ़ते हैं, और इसकी वैल्यू के अंदर लिखना चाहे तो वो होता है 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट, इसका मात्रक है वो कहां से आएगा, देखिए इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखेंगे ये कैसे आया। तो अपने पास ये फॉर्मूला है F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहां से K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर F_r², ये F_r² अपॉन Q1 Q2। तो देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
ये जो है दूरी को किस में मापते हैं अपन, मीटर के अंदर, ये मीटर स्क्वायर अपॉन ये जो है आवेश, और आवेश का मात्रक अपन ने देखा था क्या होता है, कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये यूनिट आती हैं। अपन ने देखा कि यहाँ पे जो k है उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर वैल्यू के अंदर लिखना चाहे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर ये होता है। तो अब हम देखते हैं हवा या निर्वात के लिए k की वैल्यू, k यानी कि अपन ने देखा था समानुपातिक नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो अपन देखेंगे। यहाँ पे है अपने पास k की वैल्यू आपको पता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपन ने देखा था फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने k की वैल्यू बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हवा या निर्वात के लिए यूज करते हैं, तो इसमें 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कैसे आया, तो यहाँ से देखिए k = क्या हो जाएगा, FR² अपॉन Q1 Q2। ठीक है, वो अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये यूनिट कैसे निकालते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माध्यम के लिए, माध्यम यानी मीडियम, तो मीडियम के लिए जो k 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे निर्वात के लिए या हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और माध्यम के लिए एप्सिलॉन यूज करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो की वो रहेगी 9 × 10⁹ यूनिट की बात करें तो 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन है इसका मान कितना होता है, तो ये जो एप्सिलॉन है इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट की बात करें तो वो होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, इसको देखेंगे यहां से कि अपने पास F है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया, Q1 Q2 1/4 पाई, और ये हो जाएगा F नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा FR स्क्वायर। तो आपने डायमेंशन 11 क्लास के अंदर पढ़ी होगी विमाएं, जिसमें आपने पढ़ा होगा ये जो 4 पाई है ये क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे जो आवेश है, अब आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश की परिभाषा से हमने देखा था कि आवेश जो होता है वो विद्युत धारा इंटू समय होता है, विद्युत धारा यानी कि I × T समय। ठीक है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इसका होता है समय। ठीक है, अपन लिखते हैं एम्पियर × सेकेंड। तो हमें किसी भी भौतिक राशि की जो विमा ज्ञात करने के लिए उसका मात्रक याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें आवेश का जो विमा लिखना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, और इसका क्या होता है न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से आया कूलम स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं एप्सिलॉन जो है इसकी विमा क्या होती है, यानी कि डायमेंशन। और डायमेंशन हमें 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, डायमेंशन को बहुत विस्तार से पढ़ा है। यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे एप्सिलॉन बराबर, यहां से देखिए 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। तो ये क्या है, आवेश है, और आवेश की यूनिट क्या होती है, यहां से देखिए ये यूनिट क्या होती है, एम्पियर × सेकेंड। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो A, और समय का क्या होता है T में लिखते हैं विमा के लिए, एम्पियर × ये T, तो AT हो गया, और इसके लिए भी AT नीचे आ जाएगा। ये कांस्टेंट है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब देखिए F यानी कि बल, और बल बराबर आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं और त्वरण के लिए लिखते हैं LT-2 यानी कि L1T-2। तो यहां से अपने पास हो जाएगा फोर्स का m1 L1T-2, और यहाँ पे देखिए ये क्या है R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या है, एक लेंथ है,
और लेंथ के लिए अपन किस में लिखते हैं, एल में, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपने पास ए एक बार है और यहां पे एक, तो 2 हो गए। चूंकि हमको पता है कि आधार समान होते तो घातें जुड़ती हैं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, a2 और ये t2, और यहां पे m1 l1 और ये t-2 और ये l2। अब देखिए फाइनल क्या हो जाएगा, ये m जो है ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में m-1, l देखिए 1 और ये 2 कितनी हो गई, 3 हो गई, तो l-3 ऊपर आ गई तो माइनस में हो गई, -3 हो गई। और t जो है यहाँ पे देखिए माइनस में ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में, और प्लस का ऊपर से पहले से ही है t2, तो कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो गए। और अब यहाँ पे अपने पास बचा a2, ठीक है, तो ये जो है अपने पास एप्सिलॉन की विमा है, m1 l-3 t4 a2। कूलम्ब बल की विशेषता है, कूलम्ब बल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यानी 2 आवेश रुके हुए हैं तो उनके लिए ही कूलम्ब बल सत्य होगा। अब नेक्स्ट है अपना, निर्वात या वायु के अलावा किसी माध्यम में कूलम्ब बल कम हो जाता है, अर्थात कूलम्ब बल माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि अगर अपने पास 2 आवेश हैं और उनके मध्य निर्वात में जो है बल लग रहा है, जैसे F लग रहा है, और माध्यम में जो बल लगेगा वो इसकी तुलना में कम हो जाएगा, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, वो अपन देखते हैं कि Fm = F/εr। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आता है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि निर्वात में जो बल लगता है और माध्यम में जो बल लगेगा और निर्वात की तुलना में कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, कूलम्ब बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। कूलम्ब बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अपने पास 2 चार्ज है, ये Q1 और Q2 2 चार्ज हैं, और इनके मध्य जो लग रहा बल है वो तीसरा जो चार्ज इसके पास में लाएंगे तो उससे अप्रभावित रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि देखिए ये जो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में जो बल लगेगा, और यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज उपस्थित है, ये जो बल है इनके मध्य, वो इस चार्ज से जो है इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना, कूलम्ब बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि कूलम्ब का बल जो है वो अपन ने देखा था फॉर्मूला F = K Q1 Q2/r²। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये जो F है फोर्स, वो 1/r², ये होता है F = 1/r², यानी कि 1/r²। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि कूलम्ब बल जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा F। अब नेक्स्ट जो है अपना, कूलम्ब बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, अर्थात कूलम्ब बल केंद्रीय बल है। तो आपने देखा था कि अपने पास ये 2 आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो इधर या इधर नहीं लगेगा, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों आवेश हैं अपने पास, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा। यानी कि मान लीजिए ये अपने पास दोनों पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैं, तो इस पर ये, इसके कारण इस पर फोर्स जो होगा वो प्रतिकर्षण का बल होगा, इसको दूर करेगा, ये इसको दूर करेगा, तो दोनों में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो अपन ने पढ़ा कि ये प्रॉपर्टी कि जो कूलम्ब बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इसलिए अपन इसे जो है केंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इस प्रकार से अपन ने कूलम्ब बल की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, और ये इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं इनको अपन ने डिटेल से डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।